करते हैं। आज अपना वेक्टर पे लेक्चर नंबर 3 है ना, पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जस्ट पहले देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ यूनिट को कंटिन्यू किया था, ठीक है। और फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कल डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर x y z है तो वेक्टर ए कैसे लिखा जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये एक पॉइंट अपना हो गया था जिसको हमने नाम दिया था उस टॉपिक को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद हमने जो टॉपिक देखा था वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उम्मीद करता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कल का वीडियो एक बार फिर से देख लेना, जिनको भी समझ में नहीं आया, ठीक है। मेरे पास बिल्कुल आने का नहीं कि सर ये समझा नहीं करके, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो और अपना भी टाइम वेस्ट मत करो। वीडियो देख लो, नहीं समझा तो फिर उसके बाद लगे तो फिर से पूछ लो, बट पहले खुद कोशिश कर लो, ठीक है ना। टीचर ये जो ऑप्शन है ना ये तुम्हारे पास एट दी एंड होना चाहिए। मतलब कि हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, बुक्स भी देख ली है, सब कुछ देख लिया, फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो फिर आप टीचर के पास जाओ, क्योंकि तब तक आपने इतनी मेहनत करके रखी होगी कि जब टीचर आपको बताएगा तो चीज़ें इजीली समझ में आएगी। नहीं तो क्या होगा, आपने एक बार ट्राई किया नहीं आया, आप डायरेक्ट टीचर के पास गए, टीचर ने क्या किया, अच्छा सोल्यूशन फटाफट बता दिया, उतने टाइम के लिए आपको लगेगा भी कि यार हाँ समझ में आ गया, सर ने बता दिया, समझा। बट उसी सवाल को जब आप 1 या 2 महीने के बाद करोगे ना, आपको लगेगा यार सर ने तो बताया था, मैं फिर से भूल गया। इसका रीज़न क्या है कि तुम्हारी मेहनत उस टॉपिक पे कम हुई है। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कभी, पूरे अभी तो आपको 10 साल हो गए पढ़ते हुए, कि किसी टॉपिक पे ना आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत मेहनत की, तो पता चला कि वो टॉपिक ना आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहा, ठीक है ना। हाँ, बट कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें ईजी तो थे और आपने ये सोचा कि यार ये तो ईजी है, थोड़ा सा ही टाइम दिया या कम प्रैक्टिस की, पता चला कि 2 या 3 महीने के बाद वो टॉपिक तो दिमाग से फ्लश ही हो गया, ख़त्म ही हो गया। ऐसा हुआ होगा ना बहुत बार। तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको क्या वो लॉन्ग टर्म तक तो रहेगी। और जनरली जैसे बहुत ऐसे टॉपिक है जो आपको मेरे ख्याल से मरने तक आपको याद रहेंगे वो, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। चांस मिला तो तुम आगे जाके अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो तुम्हारे बच्चे भी बोलेंगे वाह हमारे पापा तो बहुत होशियार है, ठीक है। हालांकि गधे है वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि फिर वही लड़का जब हार्ड टॉपिक लेके आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, फिर तुम लोग क्या करोगे, अभी काम है बाद में बताता हूँ, या ट्यूशन लगा के दी ना टीचर को पूछ, ठीक है, क्योंकि पता है ना ये टॉपिक अपने बस की बात नहीं है। और ये रियलिटी है ये कि अगर आप टीचिंग फील्ड में नहीं रहोगे तो शायद ही तुम अपने बच्चों को पढ़ा पाओ। हाँ, वो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वो ABCD 1+2 वो सब पढ़ा, पर आज भी जो पेरेंट्स 12th हो चुके होंगे, जिन्होंने पहले 15-20 साल पहले 12th पढ़ा होगा, डिग्री भी ख़त्म की होगी, आज उनको 12 का कोई एक आध चैप्टर पूछ लो आता है क्या, नहीं आता है। एक्सेप्ट अगर वो उस फील्ड में नहीं है तो, मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं है और वो सब भूल भी गए होंगे। हाँ, लेकिन उनको कुछ बेसिक बातें तो अभी भी याद होंगी, जैसे ट्रायंगल क्या होता है ये तो पता होगा उनको, ठीक है ना। आज भी अगर उनको पूछोगे, साइंस लिया होगा उन्होंने, तो पाइथागोरस थ्योरम का हल्का फुल्का आइडिया तो उनको होगा ही, लेकिन इंटीग्रेशन पूछ लो या डेरिवेटिव पूछो तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये कंसिस्टेंट आप उस फील्ड में हो। जैसे जनरली मम्मी वगैरह होती है, उनको कभी देखा है कि खाना बनाना भूल गए, वो देखा है क्या कभी, नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली है। वही पापा को बोलो तो पापा को शायद कुछ बातें याद होगी बेसिक, बट पूरा खाना बनाते उनको नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कभी उन्होंने शायद कभी कभार बनाया होगा, इसलिए उनको कुछ बेसिक चीज़ें याद होगी, ठीक है। तो आप भी कोशिश करो कि कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले खुद उस पर मेहनत करो, ठीक है ना। और आप गलती बस यही एक करते हो कि नहीं आया तो छोड़ देते हो, अगले दिन क्लास में पूछ लेंगे, तो वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था हमने, आज है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन
पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, तुमको ये अपने ये बुक्स पढ़ने के अलावा भी और बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट वगैरह है क्या? मतलब ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन बुक्स के अलावा भी और कोई बुक्स पढ़ते हो क्या तुम लोग? हाँ, पढ़ते क्या वो पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं क्यों दूँ? और मेरे पास जो बुक्स है वो दूंगा तुमको तो तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना? तो नहीं, ये होना चाहिए तुमको, ये ठीक है, ये सब पढ़ ही लोगे, ये तो आप ज़बरदस्ती भी पढ़ लोगे वो ठीक है, बट कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और ये आदत होनी चाहिए बुक्स वगैरह पढ़ने की। आप दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को उसके हॉबी उठा के देख लो, उसके हॉबी में ये एक बात कॉमन रहेगी कि वो बुक्स को पढ़ता है, ठीक है ना? ये आप कोई भी, आप बड़े से बड़ा आदमी बिल गेट्स को भी देख लो, आप नेल्सन मंडेला की आप उसके हॉबी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे तो आजकल सब कुछ मिल जाए, मार्क जुकरबर्ग को देख लो। उनके डेली लाइफ में दो चीज़ें कॉमन होती हैं, एक तो दिन भर में वो टाइम निकाल के बुक्स पढ़ेंगे और दूसरा एक्सरसाइज। ये दो चीज़ें उनके लाइफ में कॉमन मिलेगी आपको। बाकी हो सकता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो एम होंगे ये अलग होंगे, उनके थॉट्स अलग होंगे, बट जो कॉमन बातें ये दो बातें आपको मिलेगी, ठीक है ना? बुक्स पढ़ना और एक एक्सरसाइज करना। खैर, तो बात यह है कि बुक्स पढ़ने की आदत डालो। चलो, तो अपने टॉपिक पे आते हैं, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये भी एक लॉ है, कल हमने एक लॉ ऑलरेडी पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उम्मीद करता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको दो तरीके से समझाया, एक तो कंसेप्चुअल कि बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट बताएगी, ठीक है, ये होगा कंसेप्चुअल। दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से बच्चों को ये समझ भी नहीं आता कि कौन सी दो वेक्टर को ऐड करके तीसरे के बराबर में लिखना है, तो उसमें भी बताया आपको कि एक ऐसा पॉइंट पकड़ो जहाँ से दो रास्ते निकल रहे हो और उन दोनों रास्तों को ट्रैवल करके देखो, जहाँ डायरेक्शन कंटिन्यू हो गई उनको ऐड कर लो और तीसरे के इक्वल में दिखा दो। समझा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक वेक्टर एडिशन ये भी कुछ वही बात बोलता है, बट ये एक स्टेप ज़्यादा है किससे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। पैरेललोग्राम पता है ना कैसा दिखता है? ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट साइड है एक वेक्टर ए और इसको अपन बोल देते हैं ये है वेक्टर बी, ठीक है। पैरेललोग्राम की आपको एडजेसेंट साइड पता है, एक को हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए से, एक को रिप्रेजेंट किया वेक्टर बी से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपको पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड पता हो तो रूल ये कहता है या लॉ ये कहता है कि जो डायगोनल है वो डायगोनल उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो उसकी एक डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगी? ए प्लस बी को। अब ये कैसे आया तो वो भी समझो। ये वेक्टर बी है, क्या मैं इसको भी वेक्टर बी बोल सकता हूँ? क्या बोल सकते वेक्टर बी? क्यों? मतलब आप अगर इसको वेक्टर बी बोल रहे हो और इसको भी वेक्टर बी बोल रहे हो, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि वेक्टर ओ बी और वेक्टर ए सी ये इक्वल वेक्टर है। आप बोल रहे हो ना कि ये तो ऑलरेडी बोला गया है कि ये वेक्टर बी है। अब आपने अपने जो भी कंसेप्ट लगाया होगा उस कंसेप्ट के हिसाब से बोला है कि ये भी वेक्टर बी है। वो कंसेप्ट क्या है? इक्वल वेक्टर है, कि ये और ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर क्यों है? पैरेलल है। नहीं, इक्वल वेक्टर याद करो, एक बार रिकॉल करो, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। खैर मैग्नीट्यूड तो सेम होती है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की और डायरेक्शन भी इनकी सेम है, इस वजह से अपन इसको वेक्टर बी बोल सकते हैं। तो फिर हम लोग इसको वेक्टर बी बोल सकते हैं। तो अब सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, किस पे? ओ ए सी पे। ओ ए सी पे अगर फोकस करें तो फिर तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल लॉ हमने कल ही खत्म किया कि अगर ये देखो यहाँ से ओ से ए फिर ए से बी ए से सी डायरेक्शन कंटिन्यू हुई तो ये तीसरी साइड क्या बताएगी? इसका रिजल्टेंट। समझा? तो इसी लॉ के हिसाब से, मतलब पैरेललोग्राम लॉ में भी यूज किसका किया गया है? ट्रायंगल लॉ का, ठीक है।
अच्छा, ये एक स्टेप ज्यादा कैसे है, आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए यूज होता है। ट्रायंगल लॉ सिर्फ ये बताएगा एडिशन के लिए कि अगर दो साइड है तो तीसरी साइड उसकी एडिशन बताएगा। बट पैरेललोग्राम लॉ एक डायगोनल उसकी एडिशन को दिखाएगा तो दूसरी डायगोनल उसकी सब्ट्रैक्शन दिखाएगा। ये जो है ये है आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तीसरी साइड क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस वजह से पैरेललोग्राम कभी भी बेटर है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको बस एडिशन यानी कि रिजल्टेंट के बारे में बताएगा, पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपको रिजल्ट सम भी दिखाएगा और डिफरेंस भी दिखाएगा। एक डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी डायगोनल सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये कैसे आया ये भी समझते हैं। अभी तो ये तो समझ में आ गया आपको ए प्लस बी कैसे आ गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा लिया। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो। कौन सा ट्रायंगल आपका? ओ बी सी, नहीं ना, ए ना, ए। तो ये क्या है आपका वेक्टर ए है, ये क्या है आपका वेक्टर बी है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं जहां से दो रास्ते जा रहे हो। कौन सा वो पॉइंट है? पॉइंट ओ है। दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है बी के तरफ, एक रास्ता जा रहा है आपका ए के तरफ, ठीक है। आपको क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है जहां पे डायरेक्शन कंटिन्यू हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ओ ए, सॉरी नॉट ओ ए, ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ओ ए आएगा। तो यहाँ से अपन वेक्टर बी ए को क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बी ए को कि ये तो वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी है। अच्छा, वेक्टर ओ ए का मतलब वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी का मतलब वेक्टर बी। तो देखो वेक्टर बी ए क्या मिला आपको? ए माइनस बी। यही तो अपन ने बोला है ना कि वेक्टर बी ए क्या है? ए माइनस बी है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो रोल है वो बढ़ जाता है। ट्रायंगल लॉ सिर्फ एडिशन बताएगा, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ को ये बात बताएगा कि अगर एडजेसेंट साइड आपको पता है तो एक डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी डायगोनल सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। समझा? नोट डाउन करो। हाँ गर्ल्स, हाँ खेलो ना। तो उससे अच्छा क्या करो, एक एक टीम बना के रख लो, लगे तो एक हफ्ता और एक्सटेंड कर लो। आप भी तो ऐसा किसने बोला है कि अगर उपास रहा तो काम धंधे नहीं करने का? हमारे इंडिया में तो जो ये होते फास्ट, उसको भी मजाक बना के रख दिया है। मतलब जनरली तुमने देखा होगा जिस दिन तुम फास्ट करते हो उसी दिन ज़्यादा खाते होंगे। हाँ, फिर साबूदाना खाएंगे, फल खाएंगे और पानी भी पिएंगे, सब दिन भर खाते ही रहेंगे। चिप्स लाके खाएंगे, वो फ्राई चूड़ा लाके खाएंगे, सब खाएंगे और बोलते कि फास्ट है। ये कौन सा फास्ट हो गया? तुम ये जो फास्ट करते हो ना, इसका तुमको शायद बेसिक मतलब भी नहीं पता होगा कि फास्ट किस लिए किया जाता है। फास्ट का ओरिजिनल रीज़न यही है। ऐसे बहुत सारे क्या है ना, हमारे जो ऋषि मुनि या जो बड़े लोग हो चुके हैं ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको डायरेक्ट नहीं बताई, क्योंकि अगर डायरेक्ट बताऊंगे, देखो जैसे कि एक एग्जांपल ये देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम डेली एक्सरसाइज करो, ठीक है ना, फिट एंड फाइन रहोगे, कितने लोग करेंगे? बहुत कम लोग, या करेंगे नहीं। लेकिन तुमको ये बोलूँ कि तुम अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुम कल हार्ट अटैक से मर जाओगे, तो करना तो चालू करोगे ना। जैसे तुमको मान लो हार्ट अटैक, ये देखो तुम अभी नहीं, तुमको अभी नहीं पता, इसलिए जो लोग डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है ना, डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर ने अगर तुमको ये बोला कि अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुमको हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्या लगता है वो अगला इंसान अगले दिन से एक्सरसाइज करना चालू करेगा? जबकि ये बात उसको पहले से पता थी कि एक्सरसाइज करना अपने लिए अच्छा है, बट अब उसी चीज़ को एक डर के थ्रू बताया गया
तो उसको लगा कि यार ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या किया ना, बहुत सारी थ्योरी पहले दे दी और फिर उस पूरे थ्योरी के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 1 में डाल दिए। अब हमको आदत नहीं है वैसा, हमको तो आदत है एक टॉपिक और उससे रिलेटेड सवाल करने की। तो इस चैप्टर में हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि हम पहले टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे एक्सरसाइज में वो करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि पूरे एक्सरसाइज पहले पूरी थ्योरी पढ़ ली और फिर उसके साथ साथ बाद में पूरे न्यूमेरिकल की। एक तो आप पूरे एक्सरसाइज पढ़ने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी थ्योरी पढ़ने में, और बाद में पूरे न्यूमेरिकल करने में हालत ख़राब होगी। तो उससे बेटर है कि हम टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करते जाएंगे एक्सरसाइज के। समझ में आ गई बात, क्या अप्रोच रहेगा? इससे पहले वाले चैप्टर में अप्रोच हमारा ऐसा होता था कि हम थ्योरी पढ़ लेते थे और फिर न्यूमेरिकल करते थे, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, एक छोटा सा टॉपिक होता था, उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में सवाल भी मिलते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, इस वजह से यहाँ अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा। तो अभी जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज के कुछ सवाल अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या। इससे पहले जो भी अप्रोच हमने लगाया अदर चैप्टर में, वो अप्रोच का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या? नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने एक्सरसाइज का पहला करवाया, फिर तीसरा नहीं करवाया, फिर पांचवा करवाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज उसमें से सवाल करने वाले, ठीक है। तो जैसे ये पहला आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज में, द वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए 24। एक वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ के तरफ है और वो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 24, ठीक है। द वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, मतलब एक वेक्टर बी है जिसकी डायरेक्शन वेस्ट के तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। आपको क्या बोला? फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। अब आपको ये डायरेक्शन के बारे में तो भी पता होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। हाँ, ये ऊपर में ये क्या है? नॉर्थ, ये ईस्ट और ये, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है। तो एक वेक्टर ए है। अब देखो, जब भी हम वेक्टर की बात करते तो वो कहाँ से होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ओरिजिन से, ठीक है ना। जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे शुरुआत होंगी ओरिजिन से, तो ये अपना ओरिजिन है। तो एक वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ के तरफ है। कितना लेंथ है उसकी? 24। तो जैसे मान लेते कि ये नॉर्थ के तरफ गया और कहाँ तक गया? पॉइंट ए तक गया, और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी देख रहे हैं? 24 है। फिर एक इसको वेक्टर ए बोला गया, ये आपका वेक्टर ए है। फिर एक दूसरा वेक्टर है जिसको वेक्टर बी बोला गया है और उसकी डायरेक्शन किधर है? वेस्ट के तरफ है, और कितना लेंथ है? 7 है। मान लो वो बी तक गया, इसको वेक्टर बी बोला गया, और ये जो लेंथ है ये कितनी दी आपको? 7 दी है। आपको पूछा गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बताना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। तो आप तो क्या कर लो, कोई भी एक ज्वाइन कर लो, या तो बी से ए ज्वाइन कर लो या ए से बी ज्वाइन कर लो। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग? अब देखो, यूज कैसे करना है वो भी समझना है, कंसेप्ट तो समझ लिया, अब उसका यूज देखना है आपको। तो क्या करना है? बेसिकली एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां से दो रास्ते जा रहे हो और उन दोनों को ऐड करना है जहां पे डायरेक्शन कंटिन्यू हो रही है। तो यहां से तो हमें पता चल रहा है कि ओ से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक जा रहा है बी की तरफ, एक जा रहा है ए की तरफ। अपने को उन दोनों को ऐड करना है जहां पे डायरेक्शन कंटिन्यू हो रही है, जैसे ओ से ए प्लस ए से बी इसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ बी इसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ बी। समझा? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आई क्या बात? ठीक है। तो यहां से आपको वेक्टर ए बी मिलेगा। वेक्टर ए बी कितना आएगा? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी कितना है? वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर ओ ए कितना है? वेक्टर ए है। ये आपको वेक्टर ए बी मिल गया, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम तो ये होगी कि सर हमें तो कुछ और ही फाइंड आउट करना है, हमें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से तो कुछ और ही मिल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है करके? ठीक है। तो कोई और अप्रोच देखते हैं जहाँ पे अपने को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिले।
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिले। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज ना इसी वजह से परेशान करती है कि हमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं बट उसका यूज़ नहीं करते आता है, या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व भी हो जाते हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये गड़बड़ आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज में फील होगी। तो यहाँ पे क्या करें आप, तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, अगर आप इसको y एक्सिस कंसीडर करो और इसको 0,24 और इसको -7,0 बता सकते हो ये? ठीक है, क्योंकि ये अपने किसी काम में नहीं आएगा तो इसको अपन क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आप वेक्टर OA बता सकते हो क्या? वेक्टर OA बता सकते हो क्या? लेंथ पता है ना, लेंथ कितनी है 24, और ये किसके डायरेक्शन में है? इसको y एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं तो ये j हो जाएगा 24j। उसके बाद OB, ये लेंथ कितनी है 7 है, लेंथ कितनी है 7 है, और किसके डायरेक्शन में? x एक्सिस के। देखो इसको आप क्या कंसीडर करो y एक्सिस, इसको क्या कंसीडर करो आप x एक्सिस। ठीक है, तो ये निगेटिव x एक्सिस की तरफ है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अपन इसको I बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव I। अगर मैं इसको y एक्सिस लेता हूँ तो इसको हम लोग j लेते हैं और इसको नेगेटिव j लेंगे। तो वेक्टर OB कितना होगा, लेंथ कितनी है 7, डायरेक्शन तो -7I, समझा? यही आपका वेक्टर A है और यही आपका वेक्टर B है। अब इन दोनों को अपन कर लेते हैं ऐड, A प्लस B कर लेते हैं। A प्लस B का मतलब -7I प्लस 24j, ये समझा क्या? ये समझ में आया क्या? पक्का? वेक्टर A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B मिल गया। अब वेक्टर A प्लस वेक्टर B मिल गया, इसका मॉड निकाल सकते हैं आप, मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस B, कल ही बताया था मॉड, बोल मत, बोलते तुम लोग भूल ही जाते। वेक्टर A दिया है xi प्लस yj प्लस zk, तो मॉड ऑफ वेक्टर A क्या होता है √x² प्लस y² प्लस z²। यही है ना कंसेप्ट। अगर वेक्टर A दिया है तो मॉड ऑफ वेक्टर A निकल सकता है। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B दिया है आपको, या हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालेंगे, √(-7) का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, इसको ऐड करते हैं तो ये 15 ना 625 और 625 25, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड कितना आ गया 25। समझा क्या किया? तो हमने क्या देखा कि अच्छा हमने इसको y कंसीडर कर लिया और इसको x एक्सिस कंसीडर कर ली। हमें ये पता था कि ये डिस्टेंस कितना है 24, तो उससे हमने a के कोऑर्डिनेट पता कर लिए। a के कोऑर्डिनेट पता चल गया तो वेक्टर a पता चल गया, फिर उसी हिसाब से b के कोऑर्डिनेट पता कर लिए तो वेक्टर b पता कर लिया। फिर दोनों को क्या किया, ऐड किया, तो a प्लस b पता चला, a प्लस b आ गया -7i प्लस 24j। तो फिर उसका मॉड निकालने के लिए √i का कंपोनेंट कौन है -7, तो उसका स्क्वायर, प्लस j का कंपोनेंट कौन है 24, तो उसका स्क्वायर। ये समझा क्या? कल बताया था ये। चलो नोट डाउन करो, तो सुनो, आपको ना यहाँ पे आंसर मिल सकता था, ठीक है ना, यहाँ आंसर मिल सकता था, बट हमको ना क्या होता है कभी कभी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता या क्लिक भी नहीं करता। कभी कभी होता है ऐसा कि सर हमको तो सब पता है लेकिन उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वो बात दिमाग में नहीं है। यहाँ पे आंसर यहाँ से आ जाता था, आपको बस करना क्या था कि आपने OA को क्या लिया, वेक्टर A लिया था, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से OA, फिर इधर ना, लेकिन ये क्या है ना निगेटिव की तरफ जा रहा था, तो आपने यहाँ पे इसको क्या करना था, नेगेटिव लेना था। समझा क्या? जनरली O से A के तरफ जाते तो इसको पॉजिटिव लेते, तो इसको, ये तो अपोजिट हो गया ना, तो इसको क्या करते हैं अपन नेगेटिव लेते, तो इसको नेगेटिव वेक्टर O भी लेते हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आता। समझा क्या? फिर ये उधर गया तो ये भी नेगेटिव होता, और अगर मैं माइनस कॉमन निकालता, माइनस अगर कॉमन निकालता तो कितना आता, b प्लस a आ जाता, तो वेक्टर ए बी का मॉड यानी इसका मॉड, तो नेगेटिव का मॉड क्या होता, पॉजिटिव होता। तो आंसर यहाँ से भी आता था, सिर्फ अपने को यहाँ ये ध्यान रखना था कि ये जो हम ले रहे हैं ना ओ बी, इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
बट ये वाला एक अप्रोच ज़्यादा बेस्ट है, ईजी है और समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन दी ट्राइंगल पी क्यू आर वेक्टर पी क्यू 2a, एक ट्राइंगल दिया है आपको, ये ट्राइंगल लेते हैं अपन, पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, इसमें वेक्टर पी क्यू दिया है, वेक्टर पी क्यू दिया है 2 वेक्टर ए, वेक्टर क्यू आर दिया है 2 वेक्टर बी। द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, अच्छा ये जो पी आर है, पी आर का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एम है। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कुछ डाटा आपको दिया है और आपको बोला गया कि ये वेक्टर फाइंड आउट करने हैं और किसके फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में। समझ में आ गया। एक ट्राइंगल आपको दिया है पी क्यू आर, अच्छा हमने क्योंकि यहाँ बोला है ना पी क्यू है तो इसलिए पी से क्यू के तरफ डायरेक्शन बनाइए, फिर क्या बोला है क्यू आर, इसलिए क्यू से आर के तरफ डायरेक्शन बनाइए, फिर आगे बोला जी मिड पॉइंट ऑफ पी आर, जो पी आर है उसका मिड पॉइंट क्या है, एम है। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो ये कुछ वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं किसके फॉर्म में, ए एंड बी के फॉर्म में। तो पहले तो वेक्टर पी आर निकाल लेते हैं। तो आई थिंक वेक्टर पी आर निकालना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑफ एडिशन से आ जाएगा ना, वेक्टर इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, समझा। सो वेक्टर पी आर इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्यू कितना है, वेक्टर पी क्यू दिया है 2a प्लस वेक्टर क्यू आर कितना दिया है 2b। अगर आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये आपको वेक्टर पी आर मिल गया, पहला सॉल्व हो गया। यही कहा ना उन्होंने, वेक्टर पी आर बताओ किसके फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में। देन उसके बाद क्या बोला, वेक्टर पी एम, अच्छा वेक्टर पी एम फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर पी एम क्या, देखो m क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये वेक्टर पी एम जो है हाफ, वेक्टर पी एम हाफ ऑफ रहेगा पी आर के, समझा। ये डिस्टेंस पूरे के कंपैरिजन में हाफ होगा ना, तो वेक्टर पी एम इज हाफ ऑफ वेक्टर पी आर। खैर वेक्टर पी आर तो अपन ने पहले फाइंड आउट किया है, देखो 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो 2 कैंसिल हो गया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या मिल गया अपने को, वेक्टर पी एम। ठीक है, वेक्टर पी एम आ गया। अब बात करते हैं वेक्टर क्यू एम की। तो वेक्टर क्यू एम, पहले तो वेक्टर क्यू एम बना लेते हैं, ये वेक्टर क्यू एम आ गया। अब आप क्या करो, कोई एक ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल पी क्यू एम। तो वहाँ ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो कोई 2 साइड का सम, तो वो 2 साइड कौन सी लेनी होगी आपको, पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम लेनी होगी, पी क्यू प्लस क्यू एम, और ये इक्वल में आ जाएगा किसके, पी एम के। अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ये ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्यू एम निकालना था, तो फिर ये वाला ट्राइंगल क्यों नहीं लिया। अब ये ट्राइंगल लेता तो मेरे पास एम आर नहीं है, हाँ एम आर निकाल सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पी एम और एम आर सेम ही रहेगा करके, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी पी एम निकला हुआ है ना, पी एम निकला हुआ है, पी क्यू अपने को पता है, तो क्यू एम निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इस वजह से ये ट्राइंगल लिया गया। तो आपको क्यू एम फाइंड आउट करना है। वेक्टर पी क्यू कितना आया था, ये वेक्टर पी क्यू 2a है, प्लस क्यू एम तो हमें फाइंड आउट करना है, और वेक्टर पी एम कितना आकर है, a प्लस बी। अगर मैं 2a को उधर लेके जाता हूँ तो वेक्टर क्यू एम इज इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस बी माइनस 2a, यानी कि आएगा b माइनस a, b माइनस a, ये आपको वेक्टर क्यू एम मिल गया, समझा। तो यहाँ हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ किया, आएगा आपको भी धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करो, घर पे जाके फिर से उन सवालों को ट्राई करो, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते आ जाएगा। हाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ लेकिन पहली एक्सरसाइज में है, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे जितनी भी एक्सरसाइज है वहाँ पे ये सब नहीं आएगा, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये सब नहीं आएगा। हाँ बट बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको हर एक एक्सरसाइज ठीक से करके रखनी है। सिर्फ फील ये होगा कि यार आने वाली एक्सरसाइज आपको थोड़ी इजी लगेंगी इसके कंपैरिजन में। ओके, नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ओ बी
सॉरी OACDE, OABCDE इज अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन के बारे में पता है क्या होता है? जिसको 6 साइड होते हैं, ठीक है, उसको हेक्सागन कहते हैं। और रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड की लेंथ इक्वल होती है उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो ऐसा मान लो अपन कोई एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक है, इमेजिन कर लो कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। सो OABCD और E, ठीक है, ये क्या है आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। अगर मैं डायरेक्शन वाइज जाऊं तो मुझे पता है कि O से 2 डायरेक्शन निकलेगी, एक जाएगा आपका A के तरफ और एक जाएगा आपका E के तरफ, फिर A से B और फिर E से D, फिर इधर B से C और इसको लगे तो इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन अपने पे यहाँ पे आप चाहो तो O से A जाओ, फिर A से B, B से C, C से D, D से E, लेकिन E से O नहीं, O से E ही जाओगे। क्यों? क्योंकि O क्या है? ओरिजिन है ना, जो कुछ शुरुआत होगी ओरिजिन से शुरुआत होगी, ओरिजिन पे खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो O से E के तरफ जाओ, रुक जाओ, चलेगा, फिर O से A, B, C, D इस तरीके से जा सकते हो। ये भी ठीक है कि आप O से A जाओ, A से B, इधर O से E, E से D, जो आपको ठीक लगे। इस तरीके का हमने क्या किया, एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया। रेगुलर हेक्सागन की एक खास बात और होती है कि जब हम अपोजिट साइड को, जैसे अपोजिट साइड है, सॉरी अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो आपको दिखता है ना, इसको डायगोनल कहते हैं। ये होता है आपका डायगोनल, ये भी आपका डायगोनल है और ये भी आपकी डायगोनल है, ठीक है। और ये डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर गए, मान लो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए, इसको अपन पॉइंट बोल देते हैं F। तो F क्या होता है ना, मिड पॉइंट होता है। अब इसके लिए आपको पूरा डायगोनल पढ़ना पड़ेगा, बट अभी के लिए जो काम की चीज़ें है जिससे अपना क्वेश्चन बन जाएगा वो ये है कि रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन तो सबको पता होता है, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होती है। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड इक्वल होती है, लेंथ वाइज इक्वल होती है। जब आप अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। और वो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करके, जैसे F पॉइंट पे, F बेसिकली इसका सेंटर है, F क्या है? सेंटर है, और F मिड पॉइंट भी है इस डायगोनल का। इतनी अगर जानकारी अपने पास है तो ये क्वेश्चन अपने से बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला क्वेश्चन में? द पॉइंट A एंड B हाउ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर A वेक्टर B। जो पॉइंट A है इसका पोजीशन वेक्टर दिया है। पोजीशन वेक्टर हम हमेशा कहाँ से काउंट करते हैं? ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर का मतलब आपको उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, कहाँ से? ओरिजिन से बतानी है। यानी कि ये वेक्टर OA देकर है, वेक्टर OA दिया है आपको, वेक्टर A, ये आपका वेक्टर A है। और फिर बोला B की पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से, तो वेक्टर OB, ये कितना दिया है? वेक्टर B दिया है। ओके, आपको यहाँ बोला भी गया है कि रेफर टू द ओरिजिन O। ये जो O है इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो? ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो, रेफर करो। फाइंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B द पोजीशन वेक्टर C, D एंड E। आपको क्या बताना है? C, D और E की पोजीशन वेक्टर बताना है। क्या बताना है? पोजीशन वेक्टर। मतलब आपको वेक्टर OC फाइंड आउट करना है, वेक्टर OD फाइंड आउट करना है और वेक्टर OE फाइंड आउट करना है। बट ये किसके फॉर्म में होने चाहिए? A एंड B के फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? या तो कोई प्रॉब्लम किसी को? तो देखो अब शुरुआत कैसे करें। तो हमें सबसे पहले कोशिश करते हैं अपन ना OC फाइंड आउट करने की, OC फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखना, OC और AB इनकी डायरेक्शन सेम है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है, बोल सकते हैं ना। OC और AB क्या है? पैरेलल है। और एक बात, ये जो मिड पॉइंट है ना, ये F क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो ये साइड और ये साइड मतलब ये सभी की लेंथ
इक्वल रहेगी, मतलब अगर अब मैं बोलूँ ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये सब लेंथ कैसी है, इक्वल है, ये सब की सब लेंथ इक्वल है, समझा। ये प्रॉपर्टी है। कभी आपको टाइम मिले तो हेक्सागोन को थोड़ा सा सर्च करो कि हेक्सागोन की क्या प्रॉपर्टी है, स्पेशली रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो क्या मैं इस ओवरऑल इस डायग्राम से ये बोल सकता हूँ क्या कि वेक्टर OC ये 2 टाइम्स होगा वेक्टर AB के, वेक्टर OC देखो ये लेंथ और ये वाली लेंथ सेम रहेगी ना, ये सभी लेंथ सेम है, तो हमें तो O से C तक की लेंथ की बात करनी है ना, तो O से C तक की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स हो जाएगी AB के। अरे समझा क्या, पक्का। और AB आप निकालने जाओ तो आप ट्रायंगल लॉ से AB निकाल सकते हो, देखो निकाल सकते हैं क्या, OA, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल लॉ अगर हम लोग लगाते हैं तो OA प्लस AB इज इक्वल्स टू कितना आएगा, OB आ जाएगा। तो यहाँ से आपको AB मिल गया, AB कितना मिला, OB माइनस OA, लेकिन OB तो हमें ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये तो B है, और OA भी बताया है कि ये वेक्टर A है, तो आपको क्या मिल गया, वेक्टर AB मिल गया, वेक्टर AB B माइनस A, ठीक है। और वेक्टर OC जो था, वेक्टर OC ये 2 टाइम्स है वेक्टर AB के, और वेक्टर AB कितना है, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो देखो आपको वेक्टर OC मिल गया, वेक्टर OC फाइंड आउट करना था, मिल गया, A और B के फॉर्म में मिला है, बात जा रही है कि दिमाग में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है हेक्सागोन की जो प्रॉपर्टी है पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो आगे बढ़ते OD पे, OD की बात करते। OD कहाँ से निकालें, तो अगर मैं OD सोचूं, ये OD है, तो एक काम कर लेता हूँ मैं, ये इस ट्रायंगल के बारे में सोचता हूँ। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, हाँ। तो इन ट्रायंगल OAD वाला ट्रायंगल, तो इसमें अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा, OA प्लस AD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OD हो जाएगा, OD हो जाएगा। इसका मतलब मुझे OD अगर फाइंड आउट करना है तो OA पता करना होगा। खैर OA तो है अपने पास, वेक्टर A है, क्या नहीं पता, AD नहीं पता, तो AD पे आते हैं। अब AD अगर मैं बोलूं तो AD जो है वो BC को पैरेलल है, AD जो है वो BC को पैरेलल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा AD होगा, जो AD होगा वो 2 टाइम्स होगा BC के। अच्छा फिर प्रॉब्लम है सर BC तो पता नहीं, BC कहाँ पता है अपने को, ठीक है। तो AD निकालने के लिए BC पता करना पड़ेगा। अब BC कैसे निकालें, तो BC भी निकल जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, OBC वाला ट्रायंगल ना, OBC वाला ट्रायंगल, OBC, इसमें अगर मैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाऊं तो ये क्या कहेगा, OB प्लस BC इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। तो BC पता करना है, तो BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OC माइनस OB हो जाएगा। अच्छा OC हमने अभी निकाल के रखा है, देखो OC कितना है, 2 टाइम्स B माइनस A माइनस OB तो पता ही है B है करके, तो ये कितना आ जाएगा, 2B माइनस B माइनस 2A, समझा क्या। ये आपका क्या मिल गया, BC मिल गया। अब BC इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, AD मिल जाएगा। तो AD इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BC कितना है, B माइनस 2A, अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो ये 2B माइनस 4A आ जाएगा। ये क्या मिल गया आपको, AD। अब AD मिल गया तो इसमें रख लो, तो आपको OD आ जाएगा यहाँ से, OD इज इक्वल्स टू OA कितना था, A था, प्लस AD कितना है, 2B माइनस 4A, तो OD आपका आ गया 2B माइनस 3A,
ये ओ डी आ गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, ओ ई पे आते हैं। ओ ई, तो एक काम करते हैं ना, बी सी निकाला है ना अपन ने, क्योंकि ओ ई और बी सी इक्वल वेक्टर रहेंगे, पैरेलल है क्योंकि डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी इनकी इक्वल ही है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, ओ ई जो है वो इक्वल में रहेगा किसके, बी सी के। और बी सी के इक्वल में बोलने का फायदा ये कि बी सी पहले से है अपने पास, तो ओ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, बी माइनस 2a, ठीक है क्या। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ठीक से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। समझा, नहीं समझा तो एक बार फिर से ट्राई करके देखना आप लोगों ने, बट ये खुद से ट्राई करना आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, रेगुलर हेक्सागोन के जैसा ही है, बट यहाँ थोड़ा सा चीज़ अलग देकर है। क्या बोला गया, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन। ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन वर्ड जब दिमाग में आता है तो एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अच्छा सभी साइड्स इक्वल है करके, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है। देन उसके बाद उन्होंने वो क्या करे कि शो दैट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए ओ, वेर ओ इज सेंटर ऑफ हेक्सागोन। ओ क्या है, सेंटर ऑफ हेक्सागोन है। तो पहले एक हेक्सागोन बना लेते हैं अपन। एक हेक्सागोन बना लिया, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन है मतलब ये सभी साइड्स इनकी इक्वल है। और जैसे कि हमें पता है कि जब मैं अपोजिट साइड को ज्वाइन करता हूँ तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो ये क्या हो गया इसका सेंटर। सेंटर किससे रिप्रेजेंट करना है, ओ से। ए बी प्लस, अच्छा ओ को आप ओरिजिन भी ट्रीट कर लो, ओ का आप क्या कर लो, ओरिजिन है करके ये। तो फिर आप ओ ए बता सकते हो। ओ ए को फिलहाल अपन नाम देते हैं कि ये वेक्टर ए है, वैसे ओ बी को नाम दे देते हैं वेक्टर बी, फिर ओ सी को नाम दे देते हैं वेक्टर सी, फिर ओ डी को नाम देते हैं वेक्टर डी, ओ ई को भी नाम देते हैं वेक्टर ई, और ओ एफ आपका वेक्टर एफ, ठीक है। ये हमने क्योंकि ओ क्या है, ओरिजिन है, इस वजह से। तो फिर हमें क्या क्या चाहिए, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ये कितना आना चाहिए, 6 टाइम्स ए ओ आना चाहिए। अच्छा एक बात और है कि हमें ये सब पता है ना कि ये लेंथ भी कैसी होती है, इक्वल होती है। ये सभी लेंथ आपकी इक्वल होती है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ओ बी है और जो ओ ई है, अगर ओ बी की बात करें तो वेक्टर बी और ओ ई की बात करें तो वेक्टर ई, ये 0 आएगा करके इनका सम। क्यों 0 आएगा सोचो, बताता हूँ। ओ क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। एक पर्सन इस डायरेक्शन में चला सेम डिस्टेंस, दूसरा पर्सन उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चला। तो अगर ये ओ बी आपका वेक्टर बी है तो ओ ई आपका वेक्टर निगेटिव बी हो जाएगा। तो बोल सकता हूँ मैं ओ ई को अपन क्या बोल सकते हैं, निगेटिव वेक्टर बी बोल सकते हैं क्या। उसी तरीके से ओ ए को अगर आप वेक्टर ए बोल रहे हो तो ओ डी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर ए होगा। और ओ सी को अगर आप वेक्टर सी कह रहे हो तो ओ एफ क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव वेक्टर सी हो जाएगा। समझा। तो b प्लस ई 0 आएगा क्या, या फिर ऐसा ले लो ना आप कि ओ बी प्लस ओ ई, तो ओ बी प्लस ओ ई 0 आ जाएगा क्योंकि ओ बी कितना है आपका b है और ओ ई कितना है माइनस b है, दोनों का सम 0 आ गया। सिमिलरली आप ओ सी प्लस ओ एफ कर लो, ये भी कितना है आपका 0 आ जाएगा। और उसी तरीके से आप ओ ए प्लस ओ डी कर लो, तो ओ ए प्लस ओ डी ये भी कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये समझा। अब जो फाइंड आउट करना है उस पर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ये 6 टाइम्स आना चाहिए ए ओ।
अच्छा, इस ए बी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, लिख सकते हैं क्या? ये आपको याद ही हो जाना चाहिए ना, ये याद ही हो जाना चाहिए कि जब आप ए बी निकालते हो तो ए बी कैसा आएगा, बी माइनस ए करके आएगा। कैसे? एक ट्राइंगल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। इसको हमने वेक्टर ए बोल दिया और इसको हमने वेक्टर बी बोला। तो देखो आपका वेक्टर ए बी क्या आएगा? अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूँ तो ये क्या कहता है, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी आएगा। तो अगर मैं उसको उधर लेके जाता हूँ तो ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी यानी बी, ओ ए यानी ए, वेक्टर ए बी। ठीक है, इसको सिंपल तरीके ऐसे समझ सकते हो कि ए बी निकालना है तो बी माइनस ए कर लो, ए बी निकालना है तो क्या कर सकते हो आप, बी माइनस ए। तो वही यहाँ पे भी बोला गया कि ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए। ए डी को क्या लिख सकते हैं, ओ डी माइनस ओ ए। ए ई को क्या लिख सकते हैं, ओ ई माइनस ओ ए। और ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ओ एफ माइनस ओ ए। समझा क्या? तो ये देखो माइनस ओ ए माइनस ओ ए माइनस ओ ए माइनस ओ ए और माइनस ओ ए, कितना हो रहा है ये, -5 टाइम्स ओ ए। ठीक है, बाकी पे आते हैं, ओ बी प्लस ओ सी। अच्छा, ओ बी प्लस ओ सी का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ओ बी के साथ अगर मैं ओ ई रख दूं, ओ बी प्लस ओ ई, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ओ सी के साथ अपने को किसको लेना चाहिए, ओ सी के साथ ओ एफ को लेना चाहिए, तो ओ सी प्लस ओ एफ, ये भी 0 हो जाएगा। देन ओ ए के साथ, ओ ए कहाँ है, ओ ए नहीं है ना, ओ ए नहीं है तो अब नहीं ना, तो ठीक है, ओ डी तो है, ओ डी है, ओ ए नहीं है, ओ ए हमारे पास नहीं है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ओ ए को एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, ओ ए मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ओ डी के लिए। अब क्या ये ओ ए पहले से था क्या, इसको एक्स्ट्रा ऐड किया तो बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, माइनस ओ ए, पहले से ओ ए कितने थे, -5 ओ ए। समझा? ये क्या हो गया आपका 0, ये 0, ये भी 0, तो कितना आ गया, -6 टाइम्स ओ ए। और ये अपने को प्रूफ करना था, नहीं ये प्रूफ नहीं करना है, -6 टाइम ओ ए आके अपने को प्रूफ करना है 6 टाइम्स ओ ए। तो कोई बात नहीं ना, हमारी जो डायरेक्शन है वो ओ से ए है, जबकि ये क्या चाहते हैं, डायरेक्शन ए से हो, तो डायरेक्शन को अपोजिट करना होगा। डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो माइनस इन्वॉल्व होगा ना, नेगेटिव इन्वॉल्व, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 6 टाइम्स ओ ए आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी 6 टाइम्स ए ओ आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझा? पक्का? चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं ना, ये होगा पहली एक्सरसाइज में, ये परेशानी आपको होगी और स्पेशली ये सवालों की। चलो लिखो, लिखो क्यों मत लिखो ना, घर पे ट्राई कर लेना, कर लोगे ना, क्योंकि ये बता रहा हूँ, ये तुमको अभी ऐसा लग रहा है कि यार समझ में आ गया, और ये मैंने सॉल्व करा के दिया इसलिए समझ में भी आ गया आपको, बट रियलिटी तो तब पता चलेगी जब आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या पहले वो देख लेते हैं। चेक वेदर द वेक्टर्स 2i + 2j + 3k एंड सो ऑन फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। वो पूछना चाहते हैं कि क्या ये तीनों वेक्टर्स मिला के ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है, ये तो इनको पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। पहले वाले को अपन वेक्टर ए बोल देते कि ये वेक्टर ए है, 2i + 2j + 3k। दूसरे वाले को वेक्टर बी बोल देते हैं, -3i + 3j + 2k। और तीसरे वाले को वेक्टर सी बोल देते हैं कि तीसरा क्या है आपका 3i + 4k। अब समझो कि अगर ये तीनों वेक्टर्स है और अगर ये ट्रायंगल की साइड्स भी है, जैसे अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। फिलहाल मैं जानबूझ के ऐसे डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कुछ समझा पाऊँ। अगर आप ओ से, मान लो ये पॉइंट है आपका ओ पॉइंट, ओ से ए गए या कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई फर्क नहीं करेगा। ओ से ए को अपन ने ए बोल दिया, ए से इसको अपन
बी को वेक्टर बी बोलते थे और बी से सी को या फिर बी से ओ को वेक्टर सी रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। अब ये कंफ्यूजन होगा आपको कि सर अभी तक तो आप वेक्टर ओ ए को वेक्टर ए बोलते थे और वेक्टर ओ बी को वेक्टर बी बोलते थे, ओ बी को बी बोलते थे, जिसमें ओ को हम क्या रेफर करते थे, ओरिजिन। अब मैंने ये थोड़ी ना बोला ओ यहाँ पे ओरिजिन है करके, कोई भी पॉइंट है, मैं ओ ए बी अगर इससे परेशान हो रहे होंगे तो इसको पी क्यू आर ऐसे नाम देता हूँ कि आपका पी क्यू क्या है, वेक्टर ए है, क्यू आर आपका वेक्टर बी है और आर पी आपका वेक्टर सी है। तो अगर मान लो कोई पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है, वो पहले P से कहाँ गया, Q तक गया यानी वेक्टर A बन गया, फिर वो Q से R पे गया यानी वेक्टर B बन गया और फिर R से वापस P पे आया तो वेक्टर C बन गया। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। यानी कि अगर वो P से जर्नी स्टार्ट करता है, Q पे गया, फिर R पे गया और फिर वापस P पे आया तो वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QR प्लस वेक्टर RP, ये कितना होना चाहिए, 0। इस वजह से मैंने डायरेक्शन को कंटिन्यू रखा है ताकि जब मैं वापस यहीं पे आ जाऊँ तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया मतलब हमने जो सोचा है वो एग्जैक्टली एक ट्रायंगल है, क्योंकि वो कितने डिस्टेंस चला, 3 ही डिस्टेंस चला ना। पहले P से Q ये एक डिस्टेंस हो गया, फिर Q से R ये दूसरा, फिर R से, मतलब एक तरीके से 3 लेंथ ट्रैवल किया और 3 लेंथ ट्रैवल करने के बाद अगर वापस वो इनिशियल पोजीशन पे आया मतलब उसने क्या बनाया होगा, एक ट्रायंगल बनाया होगा। नहीं कई बात दिमाग में समझा? तो बस ये चेक कर लेना है कि वाकई में इन तीनों का सम 0 आता है क्या। पी क्यू को क्या बोला अपन ने, वेक्टर ए ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। वेक्टर ए कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है आपका -3i प्लस 3j प्लस 2k और वेक्टर सी कितना है आपका 3i प्लस 4k। देखते हैं 0 आ रहा है क्या, 2i माइनस 3i, 2i माइनस 3i माइनस i प्लस 3i प्लस 2i बन गया, 2j प्लस 3j, 2j प्लस 3j 5j, ये आपका 5j आ गया और 3k प्लस 2k 5k प्लस 4k 9k। तो आना क्या चाहिए था, 0 आया क्या, नहीं 0 नहीं आया, इसका मतलब ये ट्रायंगल तैयार नहीं कर रहा है। कंसेप्ट समझ में आया पक्का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस वेक्टर C एंड वेक्टर D इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये कुछ फिगर दिख रही है आपको, यहाँ पे वेक्टर A दिख रहा है क्या, हाँ ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, वेक्टर C कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा, अच्छा ये वेक्टर C होगा, ये वेक्टर C है। QS वेक्टर को माइनस वेक्टर D बोला है और SR वेक्टर को वेक्टर D बोला गया। ये क्या है, वेक्टर C और वेक्टर D आपको फाइंड आउट करना है किसके फॉर्म में, A और B के फॉर्म में। पहले तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में बाद में आते हैं। तो वेक्टर C हमें कहाँ मिलेगा, पहले इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। इन ट्रायंगल PSQ, इन ट्रायंगल PSQ में अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूँ, ये क्या होगा, वेक्टर C प्लस होगा माइनस वेक्टर D, यानी कि माइनस वेक्टर D इज इक्वल्स टू में आ जाएगा वेक्टर A। ये समझा। और फिर इस ट्रायंगल पे यूज करते हैं, इन ट्रायंगल PSR, इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो PS मतलब वेक्टर C प्लस वेक्टर D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वेक्टर B। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो C प्लस C 2 वेक्टर C होगा, माइनस D प्लस D कैंसिल, A प्लस B आ जाएगा। तो वेक्टर C कितना मिला आपको, 1/2 A प्लस B आ गया वेक्टर C आपका A और B के फॉर्म में। अब इस वेक्टर C को किसी एक में रख दो और वेक्टर D मिल जाएगा, यहाँ रख लेते हैं। तो वेक्टर C कितना है, 1/2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर D इज इक्वल्स टू वेक्टर B। तो वेक्टर D इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर B, ये उस साइड जाएगा तो -1/2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, -1/2 वेक्टर A -1/2 वेक्टर B, वेक्टर B -1/2 वेक्टर B 1/2 वेक्टर B आएगा क्या, -1/2
वेक्टर ए, अगर मैं 1/2 कॉमन लेता हूँ तो b माइनस ए आ जाएगा। ये आपको वेक्टर डी फाइंड आउट हो गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, समझा? तो वेक्टर सी मिल गया, वेक्टर डी मिल गया। आगे देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कहना चाहते हैं। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। एक वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है जिसकी डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 वेक्टर। तो लेट्स से मान लेते कि हमें कोई एक वेक्टर डी जो है फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर डी फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 7 है, और इस वेक्टर डी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस वेक्टर के डायरेक्शन में है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। समझा क्या? एक वेक्टर डी आपको फाइंड आउट करना है, उस वेक्टर डी की डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, लेकिन उस वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 7 है। समझा? वेक्टर फाइंड आउट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था, किसी भी मैग्नीट्यूड को जब आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। किसी भी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। तो मुझे वेक्टर डी फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड तो है अपने पास, यूनिट वेक्टर डी नहीं है, यूनिट वेक्टर डी नहीं है। अच्छा, यूनिट वेक्टर डी का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर का बेसिक मतलब क्या है, डायरेक्शन बताना। तो वेक्टर डी, यूनिट वेक्टर डी बेसिकली वेक्टर डी की डायरेक्शन बता रहा है, बट वेक्टर डी की डायरेक्शन तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो वेक्टर डी की डायरेक्शन है और जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है वो तो सेम है क्या? मतलब मैं यूनिट वेक्टर डी के जगह यूनिट वेक्टर ए लिख सकता हूँ। यूनिट वेक्टर ए किसकी डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर ए की। यूनिट वेक्टर डी किसकी डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर डी की। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं वेक्टर डी के जगह यूनिट वेक्टर ए रख सकता हूँ। समझा? अब यूनिट वेक्टर ए निकालना होगा, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। बस हो गया, काम हो गया। वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड 7 है, वेक्टर ए आपके पास दिया है ऑलरेडी i माइनस 2j, और इसका मॉड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। मैग्नीट्यूड निकालते आता है सबको, यह आ जाएगा आपका 7/√5 i माइनस 2j, ये मिल गया आपका वेक्टर डी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे या नहीं किया तो भी चलेगा, वेक्टर डी मिल गया। समझा गया यहाँ तक? तो इसमें 2 पार्ट थे। पहला पार्ट तो काफ़ी सिंपल था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में वो कह रहे थे कि आपको कोई एक अननोन वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसकी डायरेक्शन और वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसके मैग्नीट्यूड 7 दिए। तो मैग्नीट्यूड हमें पता थी, सिर्फ डायरेक्शन पता करनी थी। उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन दे के रखी है कि वेक्टर डी और वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने वेक्टर डी के डायरेक्शन की जगह किसकी डायरेक्शन यूज कर लिया, वेक्टर ए की डायरेक्शन। ये देखो, वेक्टर डी के जगह यूनिट वेक्टर डी के जगह यूनिट वेक्टर ए निकाल रखा। यूनिट वेक्टर तो निकालते आता होगा, यूनिट वेक्टर ए निकालने का फॉर्मूला वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। सब चीज़ों को रखा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम? ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में।